एग्जीक्यूटिव हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन गवर्नमेंट में जिस तरह से अरेंजमेंट है सेम स्टेट में भी वही अरेंजमेंट है। तो अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट में जैसे अरेंजमेंट दे रखे हैं कि हमारे पास प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होगा जो प्रेसिडेंट के कार्य देखेगा, वाइस प्रेसिडेंट के बाद पीएम का ऑफिस है, पीएम के नीचे जो काम करेंगे वो होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया यानी कि पार्लियामेंट। और अपनी एक जुडिशरी भी होगी, सुप्रीम कोर्ट, वो भी हमने पढ़ लिया। सेम यही अरेंजमेंट स्टेट में भी होगा। अब ये अरेंजमेंट कैसे होगा? स्टेट में भी सेम ऐसे ही अरेंजमेंट है, बस स्टेट में एक चीज मिस है जो कि वाइस गवर्नर हमारे पास नहीं होता। सेम ऐसे ही यूनियन में होता है गवर्नर यानी कि राज्यपाल। गवर्नर के बाद ऑफिस है सीएम का, चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर के बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि एमएलए वगैरह होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद यहाँ पर एक एडवोकेट जनरल भी होगा। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल होता है, यहाँ पर एडवोकेट जनरल होगा। एक एडवोकेट जनरल भी होगा। और जुडिशरी की अगर हम बात करें तो स्टेट में कौन सा कोर्ट होगा? हाई कोर्ट। तो यूनियन की है सुप्रीम कोर्ट और इसकी हाई कोर्ट। तो अब राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, राज्यपाल के नियुक्ति को लेकर। तो कौन से आर्टिकल में राज्यपाल के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? तो जो एग्जीक्यूटिव है हम पढ़ेंगे आर्टिकल 153 से 167 तक जो है ये इसका स्टेट एग्जीक्यूटिव दिया गया है, यानी कि राज्यपाल के प्रावधान दिए गए हैं। और उसके बाद जो है राज्यपाल की शक्तियां दी गई है, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो राज्यपाल के प्रावधान है, उसके बाद राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो दी गई हैं। तो 153 जो आर्टिकल है इसमें दिया गया है राज्यों के लिए राज्यपाल। तो ये सभी के लिए लिखा हुआ है कि देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो पहले क्या था, एक स्टेट के लिए गवर्नर होता था, लेकिन फिर नीड पड़ी कि सिर्फ एक स्टेट के लिए एक गवर्नर नहीं हो सकता, 2 से अधिक स्टेट के लिए भी एक गवर्नर आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो फिर प्रोविजन आया था। अब ये प्रोविजन कब आया था, ये बात याद रखने योग्य है कि कब आया था। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि 7वां संवैधानिक संशोधन आया था, तो गवर्नर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्त किया जा सकता है। अगर नीड लगती है, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जरूरी है, तो वह नियुक्त किया जा सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल। तो 153 में लिखा है राज्यों के लिए राज्यपाल। अब 154 जो आर्टिकल है इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति, यानी कि जो भी राज्य के कार्य होंगे, जो राज्य के डेली के जो कार्य होंगे, उसका जो कह सकते हैं कि कार्यपालक कौन होगा, कौन उसका संचालन कराएगा, तो वो गवर्नर कराएगा। जैसे कि इसे हम प्रेसिडेंट से लिंक करते चलेंगे। जैसे कि यूनियन का जो कार्यपालक होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि उसकी हैंड और सील के नीचे सारे काम होंगे। सेम ऐसे ही स्टेट के जो भी काम होंगे, जो भी बिल बनेंगे, जो भी एक्ट बनेंगे, वो गवर्नर की हैंड और सील के नीचे होंगे। तो इसे कहते हैं कार्यपालक। यानी कि अगर गवर्नर ने किसी बिल को असेंट नहीं दिया ना, तो वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। सेम ऐसे ही अगर प्रेसिडेंट ने किसी बिल को असेंट नहीं दिया, तो यानी सहमति नहीं दी, तो वो एक्ट नहीं बनता। तो सेम ऐसे ही जो राज्य की कार्यपालक शक्ति जो होगी, हैंड और सील किसमें होगी? राज्यपाल में निहित होगी। 155 बात करता है राज्यपाल की नियुक्ति। अब नियुक्ति को हम थोड़ा ब्रॉड करके पढ़ेंगे कि कौन करेगा। सबसे पहले तो राज्यपाल की नियुक्ति कराई जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, और ये कौन कहाँ लिखा हुआ है? 155 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो कि बहुत स्वतंत्र है, तो पहले कहा था कि पॉलिटिक्स से इसे अलग रखो, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है, क्योंकि राज्यपाल का जो ऑफिस है उसको डायरेक्टली हम इलेक्ट नहीं करा सकते।
क्योंकि हमारे पास एक पोजीशन है सीएम की, तो क्योंकि सीएम के भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और राज्यपाल की जो पोजीशन है वो कार्यपालक की है, और कार्यपालक के डायरेक्ट इलेक्शन कराने का हमारे यहाँ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय सिस्टम है। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है कि वही सब कुछ होता है, मतलब कार्यपालक भी संचालक भी सब कुछ वही होता है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ जो पोजीशन है प्रेसिडेंट की वो नॉमिनल हेड है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसे ही स्टेट में क्या हो, चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो होगी रियल एग्जीक्यूटिव की, और जो ये है ये नॉमिनल हेड होंगे जिनकी हैंड और सील के अंदर काम होगा। तो ये इंटीग्रेटेड ऑफिस होता है, इस वजह से इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा ही कराई जाती है। मतलब कि इनके लिए, अब इनके लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन करवाओ, चीफ मिनिस्टर के लिए भी कराओ, तो बस इलेक्शन में ही निकल जाएगा सारा समय। तो इसलिए फिर पार्लियामेंट ने प्रोविजन बनाए कि इनका भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा नियुक्ति। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब नियुक्ति किस पर्सन की जाएगी और कौन इसके योग्य है, तो इसमें हमें ज्यादा क्वेश्चन कुछ कभी पूछा नहीं जाता है। दो ही बातें इसमें याद रखनी है कि एक तो वो भारत का नागरिक हो और उसकी कितनी आयु होनी चाहिए, उसकी 35 वर्ष। तो बस उसकी 35 वर्ष जो है आयु लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपसे योग्यता में ये नहीं पूछेंगे कि कितने वर्ष की, इतना आसान आपसे पूछने भी वाले नहीं है वो कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मिनिमम कितनी, ऐसे पूछ लेते हैं एक आध सेट में लगा देते हैं इजी सा क्वेश्चन। तो फिर अगर ये भी नहीं आता तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए 35 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए कम से कम, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो तो कम से कम 35 वर्ष की आयु का वो होना चाहिए। अब इसमें भी सेम वही बातें लिखी गई हैं जो प्रेसिडेंट के लिए दी गई थी कि वो किसी भी सदन का जो है वो मेंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। लेकिन अगर वो कहीं का भी चीफ जस्टिस रहा है रिटायर्ड, मतलब करंट में नहीं है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, या किसी अच्छी पोजीशन पे वो पर्सन है और एमिनेंट है, मतलब नॉलेज है उसे, तब उसे नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी एक सदन का मेंबर हो, अगर है तो वो सदस्यता उसे वहां से छोड़नी पड़ती है। मतलब अगर वो राज्यसभा लोकसभा में मेंबर है, उसे बना रहे हैं गवर्नर, तो वो पद उसे छोड़ना पड़ेगा ऑफिस में आने से पहले। ऐसा अभी इसके गवर्नर के कंटेक्स्ट में तो नहीं हुआ, लेकिन उनके में हुआ था। हाँ, रामनाथ कोविंद उससे पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले किसी स्टेट के गवर्नर थे, तो उन्हें वो ऑफिस छोड़ना पड़ा था, उस गवर्नर का जो ऑफिस है वो छोड़ के तब राष्ट्रपति बने थे। तो वो जो डबल जो ड्यूटीज है वो नहीं हो सकती, एक ऑफिस छोड़ना पड़ता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है। अगर हम कार्यकाल नियुक्ति में आप इतना ही याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना जरूरी है, भारत का नागरिक नहीं हुआ तो नहीं बनाएंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, ये भी सेम, राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है, फिक्स कर रखा है कार्यकाल, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर 157 में लिखे राज्यपाल की नियुक्ति होने की अहर्तता, यानी कि क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यही है, कंडीशंस जो दे रखी हैं वो है कि एक तो वो पार्लियामेंट और किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, किसी भी, अगर है तो उसे वो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा जब वो उस ऑफिस में एंटर करेगा। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने कहीं नहीं लिया होना चाहिए। लिखिए कि एक तो सबसे पहले तो वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर है स्टेट लेजिस्लेचर का या संसद का, लोकसभा राज्यसभा का, तो उसे वो पद में आने से पहले ही वो छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, उसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना ले रखा हो, यानी कि ऐसा होता है कि किसी पहले से ही वो गवर्नमेंट के अंडर में कहीं जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट के अंडर में, और फिर वो उस पोजीशन पर भी है, तो उसे एक चीज छोड़नी पड़ेगी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हुआ तो उसकी क्वालिफिकेशन रद्द कर दी जाती है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, इसी को कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कि कोई भी ऐसा किसके साथ हुआ था, आपको पता है किसके साथ हुआ था? कपिल शर्मा शो में एक जज हुआ करते थे, वो अब नहीं रहते। कौन थे? कौन? अरे
शो में नहीं है यार, मरवा रहे हो तुम उनको। नवजोत सिंह सिद्धू। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है, जब ये कपिल शर्मा शो में जज कर रहे थे, तब इन पे सवाल उठाया था कि जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ये शो में जज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पंजाब असेंबली से उस समय सांसद थे, उस समय, अब नहीं है शायद, हार गए थे अपने उससे। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब सवाल उठाए गए थे कि ये कैसे कर सकते हैं, ये कमेंट्री भी करते थे फिर, और ये सांसद भी थे, और वहां पे क्रिकेट में कमेंट्री भी कर रहे हैं, उधर कपिल शर्मा के शो पे भी बैठे हैं, तो ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में माना जाता है। समझ रहे हो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर हैं और आप कहीं और भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, आपको बनाया क्या है हमने, एमपी, आप एमपी हैं लेकिन आप कहीं और काम कर रहे हैं, ठीक है। कहीं और काम करने का क्या मतलब है कि आप वो वाली ड्यूटी तो पूरी कर ही नहीं रहे हो एमपी वाली, है ना। तो जो पर्सन शाम में कपिल शर्मा के शो में है, मॉर्निंग में कमेंट्री कर रहा है, तो वो एमपी का काम करता होगा? है, तुम्हें लगता है? तो इसलिए वो सवाल उठे थे और उन्हें वो छोड़ना पड़ा था शो, और कमेंट्री भी नहीं करते अब वो, देखे होंगे तुमने क्रिकेट में वो कमेंट्री भी नहीं करते। तो ये कुछ सवाल आए थे, तो इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये अलाउ नहीं है, नहीं तो आप अपने ड्यूटी से क्या करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, आपको जिस पद पर रखा उसके लिए तो काम कर ही नहीं रहे ना। तो ये होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे वो पर्सन नहीं होना चाहिए। फिर 158 में दशाएं दे रखी है, दशाएं वही सेम कंडीशंस हैं, योग्यता और अर्हता की तरह ही कंडीशंस दी हुई हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर है तो छोड़ देगा, और साउंड माइंड का होना चाहिए, दिवालिया ना हो या पागल ना हो। तो वो तो सारी चीजें इसमें इन दोनों आर्टिकल में वही चीजें लिखी हैं। नेक्स्ट है 159, ये है राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण जो है, ओथ और अफर्मेशन जो है, राज्यपाल लेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और कौन दिलाएगा इनको ओथ और अफर्मेशन, ये इनको दिलाते हैं राष्ट्रपति। तो ओथ और अफर्मेशन जो है राष्ट्रपति इनको दिलाएंगे, ओथ और अफर्मेशन, हाँ। तो राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि नियुक्ति वही करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा इनको दिया। 160 यानी कि कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। तो इमरजेंसी के टाइम पे या किसी भी तरह की इस तरह की इमरजेंसी आ जाती है, तो गवर्नर जो है वो किस तरह से काम करेगा। अब कॉन्टिजेंसीज क्या होता है, हमने पढ़ा था कि कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, यानी कि कॉन्टिजेंसीज में क्या कैसे काम करेगा। अब कॉन्टिजेंसीज मैंने आपको बताया था, नाम से नहीं पता होगा पर ऐसे बताया था कि अगर राष्ट्रपति का जो वो है पद, वो किसी भी वक्त वैकेट है, यानी कि खाली है ना। अगर जो वो पद है वो खाली है राष्ट्रपति का, किस तरह से, या तो उनका मृत्यु हो गया, या उन्होंने रिजाइन कर दिया, या उन्हें हटा दिया गया महाभियोग से, तो जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते तब तक जो है गवर्नर उनके पद पर, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं। तो इसी को आर्टिकल 160 में लिखा हुआ है कि कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, कि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां आ जाती हैं जब राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली रहता है, तो तब राज्यपाल जो है इनको कार्य करने के लिए वहां पे भेजा जा सकता है। उनके जो कार्य हैं वो ये करेंगे, राज्यपाल करेंगे। जैसे कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दिया किसी स्टेट में, तो जैसे प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट काम करेंगे? तो एक प्रेसिडेंट, 2-3 जगह पर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो वो नहीं देख पाते हैं, तो वो किसको अपॉइंट करके रखते हैं, कौन रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट का? गवर्नर। तो अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं तो गवर्नर जो है उन कार्यों को देखेंगे उस स्टेट में, मतलब कौन बन जाएगा वहां पे उस समय लीडर? गवर्नर। गवर्नर रिपोर्ट बना के भेजेंगे प्रेसिडेंट को कि ये सिचुएशन है अभी वहां पर, तो गवर्नर जो है बेसिकली वो देखेंगे। तो ये आ गया कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। नेक्स्ट है राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति। अब 161 इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, मतलब इसको प्रेसिडेंट के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास एक पावर होती है, कौन सी, कि वो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। अब ये किस किस तरह से होता है, मैंने बताया था, याद हो, रेमिजन होता है, रेस्पाइट होता है, कम्यूटेशन होता है, ठीक है, और दंड को, मृत्यु दंड को भी। तो बस इसमें एक चीज याद रखना
कि बाकी सारी शक्ति तो राज्यपाल के पास है, लेकिन एक शक्ति नहीं है, कौन सी? मृत्युदंड। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्या राज्यपाल मृत्युदंड दे सकते हैं? तो नहीं। अगर कोई पर्सन है जिसको मृत्युदंड दिया गया है और उसको क्षमादान चाहिए, तो वो राज्यपाल के पास नहीं जा सकता। किसके पास जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास। तो अगर क्षमादान मृत्युदंड का राष्ट्रपति के पास आता है, राज्यपाल के पास आता है, गवर्नर के पास, तो गवर्नर उसे ट्रांसफर करेंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि उनके हाथ में मृत्युदंड नहीं है। मृत्युदंड सिर्फ सोल अथॉरिटी किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के। तो बाकी तो कर सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है तो उसकी सजा माफ की जा सकती है। जैसे मैं गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हूं, तो मैं साथ में प्राइवेट कर सकता हूं? नहीं, डिस्क्लोज भी मत करना अगर कर रहे हो तो। बिजनेस कर सकता हूं? बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस तो है, बिजनेस भी तो प्राइवेट वो तो होता है, वो ब्लैक वाला काम ना हो बस कुछ। और खुलना नहीं चाहिए। क्यों? रेस्टोरेंट है, स्मृति ईरानी के रेस्टोरेंट नहीं है, बाकी जितने एमपीज उनके रेस्टोरेंट नहीं चल रहे, ठीक है? वो क्यों चलते हैं पता है तुम्हें? अच्छा, क्यों खोलते हैं वे रेस्टोरेंट? तुम्हें कुछ नहीं पता? साइड बिजनेस नहीं, क्यों? पैसा तो है उनके पास। अच्छा, हाँ देखो, उसने बढ़िया बोला, ब्लैक मनी छुपाने के लिए। पता क्या होता है? देखो, तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, और 100 करोड़ रुपए का तुम्हारे पास जवाब नहीं है कि कहाँ से आए, और तुम्हें टैक्स भी भरना है, तुम चाह रहे हो कि टैक्स भी देना पड़ेगा। अब उस 100 करोड़ पे तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो 100 करोड़ का तुम टैक्स देना चाह रहे हो गवर्नमेंट को, तो डिस्क्लोज भी तो करना पड़ेगा, इनकम कहाँ से आई है, बताना पड़ता है, ठीक है, जवाबदेही है। तो वो क्या करते हैं, वो 100 करोड़ का रेस्टोरेंट खोलेंगे, मतलब उस 100 करोड़ में से कुछ का रेस्टोरेंट खोलेंगे, और फिर रेस्टोरेंट के पेपर्स वगैरह लीगल दिखा के फिर वो टैक्स भरते हैं, है ना? जैसे कि हर 10 लाख पे इतना टैक्स, हर 10 लाख पे, तो वो 10 लाख करके उनके 100 करोड़ वाइट हो जाते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा प्रोसीजर है, और ऐसा सिर्फ एमपीज नहीं करते, एमपी तो खामखा बदनाम है, जो इतने बड़े बड़े हीरो है ना, गरम धरम, ये सब सबका रेस्टोरेंट है, ये सब करते हैं टैक्स से बचने के लिए, कि इतना टैक्स नहीं देना पड़ता। और एक और तरीका मैं बताती हूँ तुमको, एक तरीका और है कि तुम्हें पता है कि अगर मैं डायरेक्ट इंडिया में स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में पैसा डाल रहा हूं, तो तुम्हें यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा पैसे कहाँ से आए, टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर तुम मॉरिशस में कोई कंपनी खोल दो, और मॉरिशस से कंपनी के नाम से तुम यहाँ के शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो तुम्हें टैक्स भी कम देना पड़ेगा, और वो जो पेनल्टी वगैरह लगती है वो भी नहीं लगेगी, ठीक है? तो ऐसा कौन कराया तुम्हें? तुमने एक नाम सुना है? चलो मैं बताती हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, नहीं पता तो अभी पता चल जाना चाहिए। पनामा पेपर्स या पनामा केस कह लो, पनामा केस कह लो, है ना? पनामा केस। तो बेसिकली पनामा केस में क्या हुआ था, कुछ नाम ओपन हुए थे पनामा पेपर्स में, ठीक है? पनामा पेपर्स क्या था, ये पनामा एक जगह है, कहाँ पर है, जस्ट तुमने देखा होगा अमेरिका के बीच में है, यहाँ पे अमेरिका के बीच में एक ऐसा कर्व आता है ना, देखा है कभी? तुम्हें कैसे बताऊं? देखो, यहाँ पे जैसे अमेरिका है, ठीक है, मैप तो देखा ही होगा, ठीक है? यहाँ पे एक कर्व आता है छोटा सा, फिर ये इसे कर्व साउथ अमेरिका को जोड़ता है, ये वाला, ठीक है? ये कर्व साउथ अमेरिका को जोड़ता है, यहाँ एक जगह पनामा, ठीक है? मैंने बताया था वहां पे कैनाल भी बनी हुई है, पनामा कैनाल, यानी कि नहर। दो कैनाल के नाम बताए थे, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल। तो यहाँ पनामा कैनाल है और यहाँ एक जगह है पनामा। तो बेसिकली यहाँ ये कंपनी है पनामा पेपर्स, उन्होंने लीक किए थे, इन कंपनीज में पैसे लगाए थे हमारे यहाँ के इंडियन सेलिब्रिटीज ने, जहाँ पे ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर तक के भी नाम थे। अब इन्होंने किया क्या था? क्या इलीगल था? कुछ इलीगल नहीं है, अनएथिकल है। टैक्स से बचना जो है इलीगल तो नहीं है, लेकिन अनएथिकल है, मतलब तुम्हें देना है, जब तुम्हारे पास है तुम दे सकते हो, पर तुम नहीं दे रहे हो, ठीक है? तो वो तो अनएथिकल हुआ ना। तो इन्होंने क्या किया, अपना पैसा इंडिया से यहाँ लगा दिया सारा, ठीक है? और यहाँ से फिर इंडिया के स्टॉक मार्केट में फेक नाम वगैरह से क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे,
ताकि वो पैसा वाइट हो जाए, ठीक है। तो इलीगल है, तो इलीगल है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का काम है। क्यों नाम बच गए, क्यों इन पे केसेस वगैरह क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े नाम है। फिर पनामा पेपर्स लीक भी हुए थे और लीक होने के तुरंत बाद फिर वो पता नहीं मामला इधर उधर कर दिया, जैसे विजय माल्या का हो गया। ये सारा और ये जितने भी बॉलीवुड एक्टर हैं, ये सारा ज्यादातर अपना जो बैंक है वो स्विस बैंक में रखते हैं। सर स्विस बैंक में इसलिए रखते हैं क्योंकि स्विस बैंक की सिक्योरिटी एप्पल की तरह बहुत टाइट है, वो नाम तक नहीं बताते, अब नाम तक नहीं बताएंगे। जो स्विस बैंक है, स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक है, हाँ, उनको कोई फर्क नहीं, बैंक को फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, तुम ले जाओ वो भर के, बैंक तुमसे कभी नहीं पूछेगा कि कहाँ से आया पैसा, उन्हें तो जमा करना है ना, उन्हें तो अपना बिजनेस चलाना। तो स्विस बैंक जो है ये ऐसा बैंक है, स्विट्जरलैंड के जितने भी बैंक होते हैं उन्हें स्विस बैंक कहते हैं, ठीक है। वहां पर पैसा है और वहां पे जो है ये है कि टैक्स से बचने के लिए अपना पैसा उधर पहुंचा देते हैं। अब उसमें जवाबदेही क्या नहीं है, वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वो आपको नाम तक नहीं बताएंगे कि किसका अकाउंट है हमारे यहाँ पे। तो ये है स्विस बैंक की सिक्योरिटी एप्पल की तरह काफी सही है। तो कहां तक पहुंचे थे, देखो यहाँ तक आगे इसके कार्य हो गए। फिर आएंगे राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति, ये मैंने बताई दी है कि क्षमादान आदि की शक्ति कि राज्यपाल सभी तरह के क्षमादान दे देगा, लेकिन क्या नहीं दे सकता, मृत्युदंड, ठीक है ना। डेथ सेंटेंस जो है वो नहीं दे सकता है। वो किसके हाथ में है डेथ सेंटेंस, राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति ही दे सकता है। और अगर ऐसा कोई केस इसके राज्यपाल के पास आता भी है तो राज्यपाल किसको ट्रांसफर कर देगा, राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट है 162 राज्य की कार्यपालक की शक्ति की सीमा, कहां तक इनकी जो वो है पावर्स है वो कहां तक है, मतलब राज्यपाल की जो पावर्स हैं उनका एक्सटेंट ऑफ पावर कहां तक है, कितनी सीमा तक वो काम करते हैं और क्या क्या वो पावर्स उनकी दी गई हैं। चलो देखो जुडिशियल में तो मैंने तुम्हें एक तो बता दिया कि वो पार्डन नहीं दे सकते। पार्डन किसको नहीं दे सकते, जिसको डेथ सेंटेंस मिला उसको तो दे नहीं सकते। अब इनकी जो पावर्स हैं वो इसमें लिखी हुई है 161 में। राज्यपाल को क्षमादान की आदि के बाद राज्यपाल की कार्यपालक की शक्तियां कौन कौन सी हैं, एक तो होती है फाइनेंशियल पावर यानी वित्तीय शक्तियां, और एक होती है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर मतलब न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। तो फाइनेंशियल पावर्स में जिस तरह से हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के पास अगर मनी बिल आता है तो क्या कर सकता है, वो मनी बिल को वापस नहीं लौटाते हैं, मनी बिल पे असेंट देना पड़ता है। ये याद रखना, ये भी पॉइंट हमेशा याद रखना होता है कि अगर मनी बिल उनके पास आता है, मतलब बिल 3 तरह के होते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, चलो मैं यहाँ लिख रही हूँ। बिल जो है 3 तरह के होते हैं। बिल को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विधेयक, ठीक है। बिल याद रखना, विधेयक लिखा हुआ है तो कोई समस्या नहीं है ना। तो विधेयक 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है ऑर्डिनरी यानी साधारण, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण। एक होता है मनी बिल, मनी बिल, ठीक है। और दूसरा होता है, तीसरा होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल। अब तीनों का बताऊंगी कि इसमें क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, ये ऑर्डिनरी बिल जो है इस पे तो इसको असेंट देना पड़ता है, सभी के लिए है, राष्ट्रपति को भी देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऑर्डिनरी बिल को जो है ये अपने पास रख सकते हैं, उसे हम कहते हैं विद होल्ड असेंट। अब इसकी मैं एक तुमको अभी रिसेंट का केस बताती हूँ, 2 गवर्नर का। एक तो तमिलनाडु के गवर्नर है और एक केरला के। केरला के का नाम मैं बता रही हूँ तुम्हें, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद, और तमिलनाडु के गवर्नर है। तो दोनों का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। अभी रिसेंट की बात है, इन्होंने 10 साल से बिल जो है वो अपने पास रखे हुए हैं, उनपे असेंट नहीं दिया। असेंट का मतलब क्या होता है, सहमति देना। तो इन्होंने सहमति नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट में गया वो केस, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इतने समय से क्यों असेंट नहीं दिया है इन बिल्स पर। बिल का मतलब क्या है कि विधेयक बना है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को चलाने के लिए, किसी स्कीम को लगाने के लिए,
कोई अन्य कार्य के लिए, तो वो बिल उनके पास भेजे गए, लेकिन उन्होंने अपने पास ही रखे हुए थे 10 साल से, केरल गवर्नर ने, आरिफ मोहम्मद ने, ठीक है। और तमिलनाडु के गवर्नर ने भी सेम ऐसे किया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसमें से उन्होंने कुछ बिल जो थे, या 2 या 3 बिल को असेंट देके बाकी बिल वापस दे दिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गवर्नर की जो पावर है, आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, ये है 200। तो गवर्नर की जो पावर है आर्टिकल 200 के तहत वो नहीं है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब वो बहुत अनलिमिटेड पीरियड तक के लिए नहीं रख सकते हैं, उन्हें असेंट देना है दे, और नहीं तो विदहोल्ड करके बता दे, ठीक है। तो उन्होंने रखे हुए थे, बताया ही नहीं था कि क्या करना है। तो इसको तो ऑर्डिनरी बिल को तो वो रख सकते हैं अपने पास। मनी बिल का क्या है बेटा, उन्हें मनी बिल पे असेंट देना ही देना पड़ेगा, मतलब ये मस्ट है। अब मनी बिल कैसा होता है, मैंने बताया था कि अगर टैक्स लगाना है किसी पे, कोई टैक्स हटाना है, पैसे से रिलेटेड कोई भी मैटर है, वो मनी बिल में आता है। और मनी बिल पे उन्हें असेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बिल होते हैं, इनका असेंट वो विदहोल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लो बजट बनाए इस साल के लिए, और वो प्रेसिडेंट कहे कि मैं तो असेंट दे ही नहीं रहा, अगले साल दूंगा, तो इस साल का जो कार्य है वो तो खत्म हो गया ना, वो तो करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं, है ना। मनी बिल को असेंट नहीं दिया, कंसोलिडेट फंड से आप पैसा नहीं निकाल सकते, और फिर आपका कार्य हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो मनी बिल को असेंट क्या होता है, देना ही पड़ता है, आप अपने पास नहीं रख सकते, मतलब राष्ट्रपति या गवर्नर अपने पास बिल नहीं रख सकता। फिर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे भी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही उनके पास पावर होती है कि विदहोल्ड कर सकते हैं असेंट। तो बस इसमें एक बिल ऐसा है जिसको वो अपने पास नहीं रख सकते, मनी बिल, बाकी को वो अपने पास भी रख सकते हैं, और असेंट दे ना दे ये उनके ऊपर, ठीक है। तो ये विधेयक की बात हो गई। ये किस में लिखा हुआ है, राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा में। कौन सी पावर है ये, फाइनेंशियल पावर। अब आती है हमारी जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में मैंने बताया है कि क्षमादान होते हैं। कौन कौन से क्षमादान होते हैं, पार्डन, ये ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि ये हम कर लेंगे, पार्डन, रेस्पाइट, रेमिजन और कम्यूटेशन। तो पार्डन का मतलब है क्षमादान। पार्डन गवर्नर के पास नहीं होता, कौन सा वाला, मृत्युदंड वाला, ठीक है। बाकी ये जितनी पावर है ये उनके पास होती है। कौन कौन सी, कि अगर किसी पर्सन की लगती है उनको कि सजा फांसी से उम्र कैद में कन्वर्ट करी जा सकती है, तो वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट किसी फांसी के जो फांसी का जो आरोपी है, जिसको मिल चुकी है फांसी, सजा मिल चुकी है, लेकिन उसकी फांसी की सजा बिल्कुल माफ नहीं कर सकते, ठीक है। फांसी की उम्र कैद में हो सकती है, लेकिन वो माफ नहीं कर सकते, वो सोल अथॉरिटी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। फिर बाकी की जो सजाएं हैं, एक सजा ये जो रेस्पाइट है, इसमें क्या होता है कि सजा भी कम हो जाती है, उसका टाइम पीरियड भी कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी पर्सन को 20 साल की सजा मिली है, तो उसको क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, उसे कम करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 साल की में, है ना, आधी कर सकते हैं, उससे भी कम कर सकते हैं, ये है उनके हाथ में। कम्यूट में भी सजा कम की जा सकती है, यानी उम्र कैद से फांसी से कम करी जा सकती है, मतलब फांसी से उम्र कैद में की जा सकती है, ठीक है। बाकी सारी पावर इनके पास है, बट डेथ सेंटेंस इनके पास नहीं है, ठीक है। बस इतना है। अब इसमें जो रेस्पाइट, रेमिजन, इन सब की जो मीनिंग है वो मैं कल लिखवाऊंगी आप लोगों को अलग से, क्योंकि ये अलग से पढ़ने वाली चीज है। तो राज्य की कार्यपालक की शक्ति की सीमा में फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, ठीक है। फिर आ जाता है 163 मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग व सलाह देना। तो इसमें लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। जैसे राष्ट्रपति को एड और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, सेम ऐसे ही इनके लिए भी कौन होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होंगे, जो एमएलए हमारे यहाँ से इलेक्ट होके जाते हैं वो, और एमएलसीज, ठीक है, राज्य में यही होते हैं। और उसमें कहाँ पे कौन होंगे, और यूनियन पे कौन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर्स कौन होते हैं,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो एमपी हम इलेक्ट करके भेजते हैं और जो राज्यसभा के नियुक्त हुए हुए सदस्य होते हैं वो। तो मंत्री परिषद जो है ये राज्यपाल को क्या देंगे, सहयोग देंगे व सलाह देंगे। तो ये लिखा हुआ है 163 में। नेक्स्ट है 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। इसमें अन्य प्रावधान में क्या क्या दिया गया है, वेतन यानी कि सैलरी, ठीक है, सैलरी के बारे में बताया गया है, उनको जो अन्य सुविधाएं मिली हुई हैं उसके बारे में दिया गया है 164 में। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कभी पूछेंगे नहीं, सैलरी से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है। पर 165 बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ये 165 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें है क्या, अब याद करो, हमने पढ़ा था आर्टिकल 40 कौन से वाले में, 148 में, 148 था, 48 था, नहीं 76 78 था, हाँ 78 देखना, मैंने बताया था आप लोगों को। अटॉर्नी जनरल किस में लिखा हुआ है, अटॉर्नी जनरल, चलो मैं बता रही हूँ, लिखना 76 ही था, मुझे 8 लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, राज्य का महाअधिवक्ता, ठीक है, और राज्य का महाअधिवक्ता और केंद्र का महाअधिवक्ता, केंद्र का महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता किसे कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो राज्य का महाअधिवक्ता जो है ये लिखा हुआ है आर्टिकल 165 में, ठीक है, इसे याद रखना। और केंद्र का किस में लिखा हुआ है, 76 में, आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है। अब ये है कौन, मैंने बताया था, क्या बताया था, अटॉर्नी जनरल तो बताया था तुम लोगों को, क्या था, अटॉर्नी जनरल जो है ये सभी जो यूनियन गवर्नमेंट है इनके जो लीगल मैटर्स है वो कौन देखता है, अटॉर्नी जनरल। यानी कि अगर यूनियन गवर्नमेंट पे किसी ने केस कर रखा है, करते हैं ना, राज्य भी करता है, कोई कंपनी भी करती है कि गवर्नमेंट की गलती है इसमें, तो केस करते हैं, उन केस को सुनने के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी जाते हैं, कौन जाएगा, कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो अभी कौन है अटॉर्नी जनरल, मैंने नाम भी लिखवा रखा है तुम लोगों को, उनका नाम भी लिख लेना, और अपना उत्तर प्रदेश के अटॉर्नी जनरल का नाम, ठीक है, क्योंकि जो जो अभी आ रहे हैं ना नाम उनके पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने लिखवाया था आर वेंकट रमनी, है ना, रामानी। तो ये जो है केंद्र के महाधिवक्ता, इनका नाम है आर वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी। तो आर वेंकटा रामानी जो है ये हमारे केंद्र के महाअधिवक्ता हैं, ये हमारे लीगल मैटर्स पर जो हैं गवर्नमेंट को क्या देते हैं, सलाह देते हैं, ठीक है। अब एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी का नाम लिखो, अजय कुमार मिश्रा, ठीक है, हमारे हैं यूपी के अजय कुमार मिश्रा। ये डीप के क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं, अजय कुमार मिश्रा। और जो भी कोई भी नियुक्ति होती है उस पर ध्यान रखना पेपर में भी कि कोई नियुक्ति अगर ऐसे पदों पर हो रही है तो उनके नाम जरूरी है याद रखना, ठीक है। तो ये कौन होंगे, अगर यूपी गवर्नमेंट पे किसी ने केस कर दिया है और यूनियन पे या यूपी गवर्नमेंट पे केस कर रखा है तो कौन जाके देखेगा उन केसेस को, ये लीगल मैटर्स पे कौन सलाह देगा गवर्नमेंट को, ये देते हैं, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी जो है ये अजय कुमार मिश्रा है, और एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर वेंकट रमनी है। और इनके नीचे भी फिर सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जैसे कि एक सॉलिसिटर जनरल जो है वो है तुषार मेहता, ठीक है, सेम ऐसे ही। अब इसमें ये हो गया एडवोकेट जनरल के बारे में। अब नेक्स्ट है 166 राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। तो सरकार द्वारा संचालित जो कार्यवाही है वो उसका मतलब क्या होगा, यानी कि ये जो सदन है हमारे यहाँ पे क्या नाम है उसका, हमारी संसद का नाम क्या है, मतलब हमारी विधानसभा होती है ना, तो विधानसभा लिखना है यहाँ पे, पार्लियामेंट मत लिखना, विधानसभा,
ठीक है, विधानसभा। तो जिस तरह से सेंटर पे क्या होती है पार्लियामेंट, उस तरह से राज्यों में क्या होती है विधानसभा। विधानसभा में जरूरी नहीं है कि दोनों सदन हो, मतलब दो पार्ट होते हैं ना, बाइकैमरल लेजिस्लेचर उसे कहते हैं। क्या क्या बाइकैमरल में क्या क्या आता है देखो, विधानसभा में दो पार्ट होते हैं, विधान परिषद और असेंबली किसे कहेंगे, विधानसभा के दो सदन होते हैं, एक को तो कहते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि राज्यसभा होती है, और एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब असेंबली को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं असेंबली को हिंदी में, गर्भ। इसे निचला सदन कहते हैं, वैधानिक सभा कुछ करके, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली याद रखना, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल याद रखना। लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहते हैं, और ये इसका लोअर हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, है जी सर। सर विधानसभा में दो सदन होते हैं, हाँ वो सही कह रहे हैं सर, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा, मेरे दिमाग इधर जा रहा है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और अब इसमें अंतर क्या है ये समझ लो बेटा, ये सब जगह नहीं होती, ये कुछ स्टेट के पास है ये, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट पे डिपेंड करती है कि वो रखना चाह रहे हैं नहीं, इसे कहते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय कैमरल मतलब दो सदन होंगे नीचे लेजिस्लेचर पर, तो उसे कहते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। तो ये डिपेंड करता है स्टेट रखना चाहता है नहीं रखना चाहता है, ये जरूरी नहीं हर जगह हो, लेकिन यूपी में है, ठीक है, दोनों सदन है ना। तो इसमें कौन होते हैं, एमएलसी, और इसमें कौन होंगे, एमएलए। तो एमएलए को तो आप इलेक्ट करके भेजते हैं, और एमएलसी जो है इनके इलेक्शन होते हैं, पर डायरेक्टली हम इलेक्ट नहीं करते, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है। इनके इलेक्शन जो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, राज्य सरकार की द्वारा संचालित कार्यवाही, तो जो भी कार्यवाही होगी वो कहाँ होंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद में ये कार्यवाही होंगी। फिर 167 में लिखा है, राज्यपाल को सूचना इत्यादि देने का मुख्यमंत्री का दायित्व, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी कार्य हो रहा है, तो जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को सूचित करेंगे। ये जो दायित्व है वो मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति है। 174 में लिखा हुआ है, विधायिका का सत्र यानी कि सेशन यानी कि सत्र चलना, और सत्र अवसान यानी कि एक्सपायरी ऑफ टर्म या सत्र खत्म होना, और उसको भंग करना, भंग करने को क्या कहेंगे हम, डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये किसके हाथ में है, 1674। जैसे कि हमने बताया था कि जिस तरह राष्ट्रपति सदन को बुलाता है, मीटिंग बुलाता है, ठीक है, सेम ऐसे ही सदन की जो मीटिंग है, राष्ट्रपति सेशन को समन भी कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं, सत्रावसान भी कर सकते हैं, यानी उस सदन के उस समय को खत्म भी कर सकते हैं, यानी कि जब उन्हें लगेगा कि अभी ये खत्म करना है तब खत्म भी कर सकते हो। और डिसोल्यूशन का मतलब है कि पूरी तरह से जो सदन है वो भंग किया जा सकता है। किसके हाथ में है ये, गवर्नर, ठीक है। अब भंग कब होगा बताया ना, जैसे ही पार्लियामेंट में कोई मेजोरिटी खो देता है, यानी कि उनके एमएलए ने रिजाइन कर दिया, मेजोरिटी बहुमत खत्म हो गई, उसी समय सदन भंग हो जाता है और फ्रेश इलेक्शन बुलाए जाते हैं, ठीक है। या फिर जो लीडर उसे लगता है कि उसके पास मेजोरिटी है और वो प्रूफ कर देता है कि मेरे पास मेजोरिटी है, एमएलए हैं इतने, ठीक है, तो वो लीडर बना देते हैं, उसे बना देते हैं वो चीफ मिनिस्टर या वो। तो ये किसके हाथ में है, सत्र को भंग करना, सत्र की एक्सपायरी टर्म देना यानी प्रोरोग्यू करना कुछ समय के लिए, और डिसोल्यूशन पूरी तरह से भंग करना किसके हाथ में है, राज्यपाल के, तो राज्यपाल करेंगे। फिर आती है 175 में, राज्यपाल के विधायिका के सदनों को संबोधन। तो मैंने ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, और ये भी बताया था कि इलेक्शन होते ही
लोकसभा में पहला जो संबोधन होता है किसका होता है? प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है। तो किसका, कौन इसमें यहाँ पे कौन एड्रेस करेगा? नहीं, प्रेसिडेंट तो सेंटर में करते हैं, यहाँ कौन करेगा? किसे पढ़ना है हम? गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ कौन करेगा? गवर्नर। तो गवर्नर जो है यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पहली गवर्नमेंट बन के आती है उसका पहले, सबसे पहले जो संबोधन होता है, कहते हैं ना प्रेसिडेंट एड्रेस, राष्ट्रपति संबोधन, ऐसे ही राज्यपाल जो है उसको संबोधित करेंगे। पहली जो मीटिंग होती है सबसे पहली, यानी कि जस्ट इलेक्शन हुए, योगी जी इलेक्ट हुए और उसके तुरंत बाद जो एड्रेस होता है वो इनका होता है, ठीक है, राज्यपाल का। तो फिर आते हैं विधेयक पर। अब विधेयक पर सहमति, विधेयक को, इसके बारे में पूरा हम ओपन करके कल को लिख के पढ़ेंगे कि कैसे असेंट दिया जाता है, किस किस टाइप के असेंट होते हैं। और शायद कुछ को, आपको तो ये भी अभी नहीं आपने पढ़ी थी, शक्तियां, जुडिशियल पावर, तो ये भी हम एक बार और दोनों को कंपेयर करेंगे कि राष्ट्रपति और इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो कल कर लेंगे। थैंक यू।